तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही बेहतर रहा है, लेकिन कुछ ही दिन पहले इंडिया की जो टीम है इसी ग्राउंड पर न्यूजीलैंड को हराई थी। और अगर आपको याद होगा तो उस मुकाबले में स्पिनर्स को काफी मदद मिली थी। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कौन कौन से स्पिनर्स आपकी टीम में रहने चाहिए और हमें टीम बनाते समय क्या इंडिया की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना है या फिर न्यूजीलैंड की तरफ से। और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी कि कौन कौन से प्लेयर्स को रखे, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, केन विलियमसन को या फिर सचिन रविंद्रा को। तो सारा कंफ्यूजन मैं आप सभी का इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो दोस्तों गौर करिएगा, यह मुकाबला संडे को खेला जाएगा 9 मार्च को। और समय की बात करें तो 2:30 पर, और ग्राउंड की बात करें तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में ही मैच होगा, जहां पर अभी तक इंडिया अपनी सारे के सारे मैचेस जीती है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल ओडीआई के 36 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 13 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 23 बार। तो शुरू से ही इस ग्राउंड पर चेस करना आसान है, लेकिन पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में विराट कोहली के कारण बहुत ही आसानी से इंडिया ने टारगेट चेस कर लिया। फिर एवरेज स्कोर 235 का है और हाईएस्ट स्कोर यहां पर इंग्लैंड ने 355 रन बनाया है। लोएस्ट स्कोर यहां पर 116 रन का है। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों जो अभी तक 36 मुकाबले हुए हैं ओडीआई के, उसमें से 12 बार 200 के नीचे स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 13 बार, 250 और 300 के बीच में 9 बार और 300 के ऊपर मात्र 3 ही बार स्कोर गया है। तो आपको स्कोरिंग पैटर्न और एवरेज स्कोर देखकर तो अंदाजा लग ही गया होगा कि इस मुकाबले में भी आपको 165 160 के आसपास ये स्कोर देखने को मिलेगा। अब बाउंड्री लेंथ की बात करें तो दुबई का ग्राउंड है तो जाहिर सी बात है बड़ा ग्राउंड ही रहेगा। जो स्ट्रेट की बाउंड्री है वो दोस्तों 77 मीटर की है, लॉन्ग ऑफ दोस्तों 71 मीटर है, लॉन्ग ऑन 76 मीटर है और पीछे की बाउंड्रीज भी दोस्तों बड़ी है। और जो पिछले मुकाबले में पिच यूज हुआ था ये दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट पिच था। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मदद थी बैट्समैन को, मतलब बैट्समैन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मदद थी बाकी मैचेस के मुताबिक। तो अगर ये वाली पिच यूज होती है तो इस बार भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैट्समैन पर फोकस करना है। तो ये सारा डिटेल आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स भी वहीं पर मिलने वाली है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया वो सेमीफाइनल का मैच था, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और 264 रन पर ही ऑल आउट हो गई। और इंडिया ने आसानी से टारगेट को चेस कर लिया, 4 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट मिली। तो यहां पर शुरू से ही स्पिनर्स का बोलबाला रहा है, तो आपको अपनी टीम में स्पिनर्स को तो रखना ही है। उससे पहले लीग स्टेज का एक मुकाबला हुआ था जिसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 249 रन का टारगेट दिया था और इतनी छोटी टारगेट को भी न्यूजीलैंड चेस नहीं करने पाई, केवल वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के कारण, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और इंडिया 44 रन से जीती इस मैच में, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 11 विकेट मिली। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, और इस मैच में भी दोस्तों इंडिया ने टारगेट को चेस करते समय टारगेट को चेस कर लिया था, 6 विकेट से जीत गया था, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली। तो पिछला तीनों मुकाबला अगर आप लोग देखिएगा तो सारे मुकाबले में स्पिनर्स को काफी मदद मिली है और जो स्कोर रहा है वो 250 के आसपास ही रहा है। तो इस मुकाबले में भी आपको 300 के ऊपर स्कोर का उम्मीद कम ही है, तो 260 265 के आसपास आपको स्कोर देखने को मिलेगा। और जो पिछले 3 ओडीआई मुकाबले हुए हैं, टोटल फास्ट बॉलर को मिली है दोस्तों 20 विकेट और स्पिनर्स को 26 विकेट। मतलब आपको टीम बनाते समय फिर से स्पिनर्स पर फोकस करना है। और ज्यादातर दोस्तों फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर विकेट गिरे हैं। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 14 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 12 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मात्र 6 विकेट और स्पिनर्स को 14 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, स्पिनर्स को तो खूब मतलब बहुत ही मदद मिल रही है, लेकिन सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को थोड़ा सा कम मदद मिल रहा है। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी उनके फास्ट बॉलर पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो शुरू में ही मैंने आपको बोला कि दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। 4 मुकाबला भी इंडिया जीती है, मतलब खेली है, चारों का चारों मैच जीती है, जिसमें से एक इनका सेमीफाइनल है। और पिछला मुकाबला भी दोस्तों साउथ अफ्रीका को हरा कर आ रही है न्यूजीलैंड, लेकिन उससे पहले एक मुकाबला ये इंडिया से ही हारी थी इसी ग्राउंड पर।
दोनों टीम्स के बीच पिछले 5 साल में 12 मुकाबले हुए हैं ओडीआई के, जिसमें से इंडिया 6 बार बाजी मारी है, न्यूजीलैंड 4 बार, और 2 मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा है। तो इस मुकाबले में भी कांटे की टक्कर तो देखने को मिलेगी, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि इंडिया का जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और इस मुकाबले में इंडिया दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी मतलब जीतने वाली है। अब देखा जाए कि क्या इस मुकाबले में प्लेइंग 11 रहेगी इंडिया की तरफ से, तो आपको ओपनिंग करते हुए फिर से रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल दिखने वाले हैं इस मैच में। फिर तीसरे नंबर पर विराट कोहली आएंगे, फिर श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, फिर विकेट कीपर से केएल राहुल जिनका बैटिंग ऑर्डर 6ठे नंबर पर है, फिर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी, जिनके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। दोनों को दोस्तों 2-2 3-3 विकेट मिली थी। फिर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, ये दोनों स्पिन गेंदबाज इस मुकाबले में फिर से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब 1 से लेकर 10 ओवर के बीच में आप सभी को पावर प्ले में मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। पिछले मैच में कुलदीप यादव को पहले भेज दिया गया था पावर प्ले में क्योंकि ट्रेविस हेड को आउट करना था, लेकिन हर बार कुलदीप यादव पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कराएंगे। आपको हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी ही कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी 45 ओवर के बाद फिर से एक कमांड संभाल लेंगे। ये तो होगी दोस्तों पूरी प्लेइंग 11। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं की है लाइक कर दीजिए, और सारे मैचेस की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सारे मैचेस की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से बोल दूं कि टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद सारे मैचेस की अपडेट्स बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो फटाफट से जाइए, काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं तो आप भी फटाफट से जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स के ऊपर। तो आपको ओपनिंग करते हुए इस मुकाबले में भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही दिखेंगे, और रोहित शर्मा के बल्ले से पिछले मैच में भी 28 रन की पारी निकली थी और जरा देर तक ये टिक नहीं पा रहे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि ये अपने टीम को स्टार्ट देने के लिए जाने जाते हैं, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं 50-50 चांस रहता है दोस्तों, 50% चांस रहता है कि परफॉर्मेंस करेंगे, 50% चांस रहता है फ्लॉप हो जाएंगे। क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने सेट कर लिया है एक माइंडसेट कि मुझे अपने लिए नहीं खेलना है, अपनी टीम के लिए खेलना है, और बस इसी कारण ये जल्दी आउट हो जाते हैं और अपनी टीम को अच्छी स्टार्ट देकर चले जाते हैं। रिसेंट में देखिएगा तो 15 रन, 20 रन, 41 रन का परफॉर्मेंस है, बहुत पहले रिकॉर्ड बेहतर है। तो इस मुकाबले में रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस मुकाबले के बाद अगर इंडिया टीम जीतती है तो हो सकता है ये रिटायरमेंट भी ले ले। तो मैं तो अपनी टीम में रोहित शर्मा को जरूर रखूंगा। शुभमन गिल की बात करें तो पिछले दोनों मैच से इनका बल्ला चला नहीं है, पिछले मैच में 8 रन पर ही आउट हो गए, उससे पहले 2 रन, लेकिन पहले मैच में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 101 रन की पारी खेली थी और पाकिस्तान के खिलाफ 46 रन। रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। तो अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों शुभमन गिल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप लोग शुभमन गिल की जगह पर श्रेयस अय्यर को रख सकते हैं। बाकी विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली का बल्ला बहुत ही तेज चल रहा है, पिछले मैच में टारगेट को चेस किए थे, और टारगेट को चेस करते समय विराट कोहली को आपको अपनी टीम में जरूर रखना है, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले इन्होंने 11 रन का फ्लॉप पारी खेली थी, लेकिन फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने टारगेट चेस करते समय नॉट आउट रहे थे, 100 रन बनाए थे। तो आपको तो पता ही है कि विराट कोहली चेज मास्टर इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि टारगेट ये आसानी से चेस कर लेते हैं। रिसेंट फॉर्म भी इनका बेहतर है। तो टॉप ऑर्डर से आपको तीनों खिलाड़ियों पर फोकस करना है। रोहित शर्मा थोड़े रिस्की रहेंगे तो आप लोग शुभमन गिल और विराट कोहली पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करिएगा, नहीं तो रोहित शर्मा को भी रख सकते हैं अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे। बाकी श्रेयस अय्यर की बात करें तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पिछले मैच में 45 रन की इन्होंने पारी खेली, उससे पहले 79 रन, फिर 56 रन, और पहले मैच में 15 रन। रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही बेहतर था, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने सीरीज खेला था 1 महीने पहले। तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में फिर से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो श्रेयस अय्यर के ऊपर भी फोकस करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लो ऑर्डर से। तो अक्षर पटेल को जब से पहले बैटिंग करने के लिए भेजा जा रहा है, अक्षर पटेल का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, और ये दोस्तों सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि फाइनल का मैच है, कोई भी बैट्समैन, बड़ा बैट्समैन, प्रेशर तो रहता ही है, तो फ्लॉप भी हो सकता है। तो अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो आप लोग श्रेयस अय्यर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि 10 ओवर तो ये बॉलिंग कंफर्म में कराएंगे ही, और बैटिंग से भी फिलहाल इन्होंने अच्छा खासा पारी सारे मैचेस में खेला है। 27 रन की पारी खेले थे पिछले मैच में, 1 विकेट मिला था, उससे पहले 42 रन, फिर 3 रन 1 विकेट और 8 रन 2 विकेट। और अगर इस मैच में स्पिनर्स को तो वैसे मदद मिलती ही है, और ये स्पिन गेंदबाज हैं, तो अगर इनको 2 विकेट भी मिलती है और 25-30 रन भी बनाते हैं तो इनका बहुत ही शानदार पॉइंट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं केएल राहुल के बारे में। तो केएल राहुल का बल्ला पिछले मैच में चला था, जो कि बहुत ही नॉकआउट मैच था इंपॉर्टेंट, 42 रन का। तो कि अगर दोस्तों फिर से अगर इंडिया की टीम टारगेट को चेस करती है तो उस समय इनको आप लोग रख सकते हैं। तो केएल राहुल टारगेट को चेस करते समय इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी रिसेंट देखिएगा तो 40 रन से ज्यादा इन्होंने कुछ बनाया नहीं है,
एक मैच में दोस्तों 23 रन, फिर एक मैच में 41 रन नॉट आउट, फिर 40 रन, मतलब 40 रन के आसपास ही इनका बल्ला चला है। तो आप लोग टॉम लेथम को ले सकते हैं क्योंकि वो इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। बाकी दोस्तों अब हार्दिक पांड्या के बारे में बात करें तो हार्दिक पांड्या का पिछले मैच में परफॉर्मेंस बेहतर था। 28 रन की उन्होंने पारी खेली, एक विकेट मिला, उससे पहले 45 रन एक विकेट, फिर 8 रन 2 विकेट, और पहले मैच में फ्लॉप हो गए थे। तो हार्दिक पांड्या इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी पर हमें बहुत फोकस करना है। और जैसा कि मैंने आपको रविंद्र जडेजा के बारे में पिछले मैच में कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इन्होंने दोस्तों पिछले मैच में 2 विकेट लिया है और इस मुकाबले में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ऑलराउंडर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इन्हीं के पास है। और उससे पहले लगातार इनको एक विकेट ही मिल रही थी, लेकिन पिछले मैच में 2 विकेट मिली। मोहम्मद शमी के बारे में भी मैंने आपको पिछले मैच में क्लियर कहा था कि हाईएस्ट विकेट टेकर रहेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 3 विकेट इनको मिली थी, सबसे ज्यादा विकेट, और उससे लगातार दो मैच पहले इनको विकेट ही नहीं मिल रही थी। और पहले मैच में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लिया था। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी फिर से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और रविंद्र जडेजा को उतने लोगों ने नहीं रखा है, तो आप लोग अपनी टीम में एज अ ट्रम्प प्लेयर रख सकते हैं। बाकी कुलदीप यादव को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट मिली, और वरुण चक्रवर्ती उससे पहले 5 विकेट लिए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी ग्राउंड पर। तो वरुण चक्रवर्ती तो मेरे हिसाब से मिस्ट्री गेंदबाज है, तो इस मुकाबले में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुलदीप यादव को आप लोग अपनी ग्रैंड लीग और ट्रम्प टीम में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कुलदीप यादव का परफॉर्मेंस बेहतर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 2 विकेट लिया था, उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट, लेकिन पिछले मैच में इनको विकेट ना मिलने के कारण और इतने ज्यादा प्लेयर्स अच्छे हैं तो बहुत टीम बनाते समय कंफ्यूजन भी हो रही है, इसलिए कुलदीप यादव को बहुत ही कम लोग रखे हैं। लेकिन आप लोग अपनी ट्रम्प टीम में जरूर रखिएगा क्योंकि ये स्पिनर हैं। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लें तो रोहित शर्मा का अगर आप लोग रिकॉर्ड देखिएगा तो देखने को मिलेगा कि दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बेहतर है। 37 का एवरेज है दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ। 28 मैच में 900 लगभग 1000 रन इन्होंने बनाया है, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 48 का एवरेज है। लेकिन फिलहाल इनका बल्ला ज्यादा देर तक चल नहीं रहा है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में ये मतलब 60-70 रन का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सुमन गिल की बात करें तो दोस्तों सुमन गिल का भी रिकॉर्ड बेहतर है। 74 का एवरेज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 52 का है। तो पिछले बार न्यूजीलैंड के खिलाफ ये फ्लॉप हो गए थे, तो इस मैच में चलने का चांसेस बहुत ज्यादा है सुमन गिल का। बाकी विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली का भी रिकॉर्ड बेहतर है। 57 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 72 का है। ये तो दोस्तों ओवरऑल ग्रीन प्लेयर है ही, मतलब सेफ ऑप्शन रहेंगे। श्रेयस अय्यर का भी रिकॉर्ड बेहतर है। 70 का एवरेज है, इनका भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 48 का है। तो टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो 4 खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बेहतर है। और अगर आप लोग 4 में से किसी को ड्रॉप करना चाहते हैं तो या तो रोहित शर्मा को ड्रॉप करिए या तो श्रेयस अय्यर को, इन दोनों में से किसी एक को ही ड्रॉप करना है। शुभमन गिल विराट कोहली मेरे हिसाब से इस मुकाबले में परफॉर्मेंस करेंगे। अक्षर पटेल की बात करें तो 8 मैच में 6 विकेट मिला है, एवरेज भी 30 का है, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा है। और इस ग्राउंड पर दोस्तों 4 मैच में 5 विकेट मिली है, 26 का एवरेज है। केएल राहुल का 98 का एवरेज है, लेकिन टारगेट को चेस करते समय इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इस ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड दोस्तों 83 का है, क्योंकि मैचेस जो खेले हैं उसमें 2 मैच में ये नॉट आउट रहे थे। बाकी हार्दिक पांड्या को 15 मैच में 16 विकेट मिली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो एवरेज है वो 29 का है, और इस ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड इनका बेहतर है। 4 विकेट मिली है, 27 का एवरेज है। रविंद्र जडेजा को ज्यादा विकेट नहीं मिली है, लेकिन एज अ एक्सपीरियंस बॉलर मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 7 विकेट मिली है 7 मैच में। बाकी मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड सबसे बेहतर है न्यूजीलैंड के खिलाफ, 15 मैच में 37 विकेट, और इस ग्राउंड पर 4 मैच में 8 विकेट। तो मोहम्मद शमी पर आपको फिर से फोकस करना है, और मैं देख रहा हूं कि इनको अभी भी उतना लोगों ने नहीं रखा है। बाकी कुलदीप यादव का भी रिकॉर्ड बेहतर है, 12 मैच में 22 विकेट, मतलब लगभग दुगना विकेट तो इनको मिला ही है, और इस ग्राउंड पर 9 मैच में 15 विकेट। बाकी वरुण चक्रवर्ती को 5 विकेट मिली है एक मैच में, और इस ग्राउंड पर 2 मैच में 7 विकेट। तो बॉलर में देखा जाए तो अगर आप लोग कुलदीप यादव को रख रहे हैं तो मोहम्मद शमी को ड्रॉप कर सकते हैं, या तो फिर मोहम्मद शमी जगह पर कुलदीप यादव को रख सकते हैं। और जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से चांसेस किसी का लग नहीं रहा, सेम प्लेइंग 11 रहेगी इंडिया की। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड टीम की। तो न्यूजीलैंड की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए विल यंग के साथ रचिन रविंद्रा दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आपको केन विलियमसन दिखेंगे, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार पारी खेली थी, और जो मैंने टीम दिया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमारे कप्तान रचिन रविंद्रा थे, वाइस कप्तान केन विलियमसन, दोनों ने शतक लगाया पिछले मैच में, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों विनिंग हुई थी। फिर आएंगे डेरी मिचेल, टॉम लेथन, फिर ग्लेन फिलिप्स, मिचेल बार्सवेल, कप्तान मिचेल सेंटनर। फिर गेंदबाजी में भी कोई बदलाव नहीं होगी, मैट हेनरी, काइल जेमिसन और विलियम रोकर। पावर प्ले में मैट हेनरी और काइल जेमिसन बॉलिंग कराएंगे, 5-5 ओवर इनका फिक्स रहता है पावर प्ले में, और आखिरी ओवर में काइल जेमिसन और विलियम रॉकर पिछले मैच में बॉलिंग कराए थे। अब सारे खिलाड़ियों का स्टैट्स देखिएगा तो न्यूजीलैंड की तरफ से भी दोस्तों टॉप ऑर्डर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और पिछले मुकाबले में टॉप ऑर्डर से सारे बैट्समैन का लगभग बल्ला चला था, खास करके रचिन रविंद्रा जिन्होंने पिछले मैच में 108 रन की पारी खेली और बॉलिंग से 1 विकेट मिला।
केन विलियमसन पिछले मैच में 102 रन की पारी खेले थे और उससे पहले 81 रन की पारी उन्होंने खेला था इंडिया के खिलाफ ही। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में दोनों टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी सचिन रविंद्र का बल्ला केवल पहले मैच में चला था 107 रन, उसके बाद इनका बल्ला चल ही नहीं रहा है, 20-22 रन बनाकर आउट हो जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में आपको एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ियों पर फोकस करना है, या तो फिर जो ऐसे खिलाड़ी हो जिनका मतलब टेक्निक बहुत अच्छा रहता है और मतलब बेसिक बहुत ही बेहतर है। तो विल यंग दोस्तों ऐसे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल विराट हार्दिक रोहित शर्मा की तरफ 50-50 इनका चांस रहता है, अगर चलेंगे तो बहुत देर तक, नहीं तो फ्लॉप हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से विल यंग को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी सचिन रविंद्र और केन विलियमसन दोनों में से किसी को ड्रॉप मत करिएगा, लेकिन जो मेरा गट फीलिंग ये कह रहा है कि सचिन रविंद्र को कैप्टन वाइस कैप्टन मत करिएगा, क्योंकि जो इनका रिकॉर्ड है ये दोस्तों इंडिया के खिलाफ उतना अच्छा नहीं है। तो आप लोग अपनी टीम में रखिए, लेकिन मैं कैप्टन वाइस कैप्टन सचिन रविंद्र को नहीं करूंगा। और रिकॉर्ड देखा जाए तो एक मैच में ये जो खेले थे उसमें 6 रन ही बनाए थे और 1 विकेट ही मिला था। तो गेंदबाजी तो करेंगे, लेकिन बैटिंग से हो सकता है इस मुकाबले में ज्यादा रन ना बना पाए। बाकी अच्छे फॉर्म में है दोस्तों, इन्होंने अच्छा खासा पारी अभी तक खेला है, 2 शतक लगा चुके हैं। बाकी केन विलियमसन का भी रिकॉर्ड बेहतर है, तो केन विलियमसन बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, तो इनको तो आपको अपनी टीम में रखना है, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी सेफ रहेंगे। बाकी डेरी मिचेल और टॉम लेथम की बात करें और ग्लेन फिलिप्स, तो ये तीनों दोस्तों मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं। और पिछले मैच में दोस्तों डेरी मिचेल ने 49 रन की पारी खेली थी और रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। टॉम लेथम पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे मात्र 4 रन ही बनाकर, और ग्लेन फिलिप्स पिछले मैच में शानदार परफॉर्मेंस किए थे, 49 रन नॉट आउट रहे थे और 2 विकेट भी इनको मिला था। तो मेरे हिसाब से इन 3 दोस्तों मिडिल ऑर्डर में से आपको मिनिमम एक को तो रखना ही है। और अगर आप लोग विकेट कीपर से केएल राहुल की जगह पर टॉम लेथम को रख रहे हैं तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि केएल राहुल को हो सकता है इस मैच में ज्यादा मौका ना मिले, और मौका भी मिले तो हो सकता है ज्यादा रन वो स्कोर ना करने पाए। लेकिन टॉम लेथम दोस्तों इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होगा, तो टॉम लेथम को ज्यादा मौका मिलेगा। और एक मैच में इन्होंने 118 रन और 55 रन की पारी इन्होंने खेला है पहले दूसरे मैच में। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे विकेट कीपर सेक्शन से। बाकी ऑलराउंडर में देखिएगा तो ग्लेन फिलिप्स है, मिचेल बार्सवेल है और मिचेल सैंटनर है। मिचेल सैंटनर को पिछले मैच में 3 विकेट मिली है, मिचेल बार्सवेल को 1 विकेट मिली है और ग्लेन फिलिप्स को 2 विकेट मिली है। लेकिन अगर आप लोग इंडिया के खिलाफ इनका रिकॉर्ड देखिएगा तो उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि इंडियन बैट्समैन स्पिन अच्छा खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से स्पिनर्स पर और ऑलराउंडर्स पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। और अगर आप लोग इनमें से किसी एक को रखना भी चाहते हैं तो ग्लेन फिलिप्स पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि ये बैटिंग भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, फील्डिंग से तो पॉइंट देते ही हैं। और अगर आपको याद होगा तो विराट कोहली का क्या ही शानदार इन्होंने कैच पकड़ा था। तो मेरे हिसाब से ग्लेन फिलिप्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच के लिए। बाकी बॉलिंग तो 100% कंफर्म है कि कराएंगे ही। मिचेल बार्सवेल और सैंटनर मेरे हिसाब से थोड़े से रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि इनका बल्ला उतना जल्दी चलता नहीं है और इंडिया के खिलाफ इनको विकेट नहीं मिली थी इससे पहले देखिएगा तो। बाकी रिसेंट फॉर्म इनका ठीक है, लेकिन इंडियन बैट्समैन स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो आप लोग इन पर थोड़ा कम फोकस करिएगा। बाकी यहाँ पर 3 बॉलर आपको दिखेंगे, तीनों के तीनों तेज गेंदबाज हैं। मैट हेनरी को इंडिया के खिलाफ 5 विकेट मिली थी और मैंने आपको पहले ही प्रिडिक्ट करके बता दिया था कि इनको विकेट मिलेगी, क्योंकि तेज गेंदबाज के सामने इंडियन बैट्समैन थोड़ा सा मतलब जल्दी आउट हो जाते हैं, स्पिनर्स के सामने नहीं आउट होते हैं। मैट हेनरी को 2 विकेट मिली थी पिछले मैच में, बाकी काइल जेमिसन को विकेट नहीं मिली थी पिछले मैच में और विलियम रॉकर को नहीं मिली थी। तो मेरे हिसाब से काइल जेमिसन और विलियम रॉकर इस मैच के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस इनके पास उतना नहीं है और प्रेशर हो सकता है ये ज्यादा झेल ना पाए। बाकी विकेट मिल सकती है, एक दो विकेट मिल सकती है, लेकिन चांसेस कम है। तो आपको मैट हेनरी पर ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैट हेनरी का एक्सपीरियंस भी बहुत है और लगातार इनको 2-2 5-5 विकेट मिल रही है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लें तो हेड टू हेड में देखिएगा तो विल यंग का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, मात्र 19 का ही है इंडिया के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 22 का है। बाकी सचिन रविंद्र का भी रिकॉर्ड देखिएगा तो इंडिया के खिलाफ कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि सचिन रविंद्र पर आप लोग अपनी टीम में रखिएगा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मात्र 31 का एवरेज और 1 ही विकेट मिला। ग्राउंड पर भी दोस्तों ये फ्लॉप हो गए थे पिछले मैच में जब खेले थे। बाकी केन विलियमसन का रिकॉर्ड बेहतर है, 1200 और लगभग रन इन्होंने बनाया है, 45 का एवरेज है इंडिया के खिलाफ। ग्राउंड पर भी दोस्तों 45 का एवरेज है। डेरी मिचेल का 46 का एवरेज है। तो आप लोग एक काम ये कर सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो सचिन रविंद्र की जगह पर डेरी मिचेल को रख सकते हैं। बाकी ये कभी कभी बॉलिंग भी कराते हैं, जरूरत पड़ने पर 5 विकेट मिली है इंडिया के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 17 रन बनाए हैं। बाकी टॉम लेथम का रिकॉर्ड बेहतर है, जो कि मेरे हिसाब से इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, 46 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 13 का है। ग्लेन फिलिप्स का 21 का एवरेज है, विकेट नहीं मिली है
और इस ग्राउंड पर 12 का एवरेज है। बाकी अगर देखिएगा तो मिचेल मार्शल को भी विकेट नहीं मिली है, क्योंकि ये सारे स्पिनर्स हैं और स्पिन गेंदबाज इंडिया मतलब स्पिनर्स अच्छा खेलती है इंडिया की टीम, इसलिए ये सारे स्पिनर्स को उतना विकेट नहीं मिली है। सेंटनर का भी देखिएगा तो 23 मैच ये खेले हैं और मात्र इनको 15 विकेट ही मिली है। तो मेरे हिसाब से ये सारे जो स्पिनर्स हैं इन पर आपको उतना कम फोकस करना है, और थोड़ा फोकस करना भी है तो ग्लेन फिलिप्स पर कर लेना है। बाकी गेंदबाज में देखिएगा तो मैट हेनरी का रिकॉर्ड बेहतर है, लगभग दुगना विकेट मिली है, क्योंकि तेज गेंदबाज है और रिकॉर्ड भी बेहतर है। इंडिया के खिलाफ 11 मैच में 21 विकेट है और ग्राउंड पर 2 मैच में 6 विकेट, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी काइल जेमिसन 3 मैच में 4 विकेट और विलियम रॉकर को 1 मैच में 1 विकेट मिली है और ग्राउंड पर भी 1 विकेट ही है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं अब इनकी बात कर लें तो इनमें से भी चांसेस किसी का लग नहीं रहा था और लग नहीं रहा है, और पिछले मैच में लग रहा था कि डेवन कॉनवे को खिलाया जाएगा, लेकिन मिचेल सेंटनर ही मतलब डैरी मिचेल ही खेले हैं, तो इस मुकाबले में भी बिल्कुल वही जाएंगे। विनिंग प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी टीम। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अब टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, क्योंकि हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और केवल इस मैच की नहीं सारे मैच की। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमारी पहली टीम की बात कर ले, जो कि हमारी बिल्कुल सेफ टीम रहेगी। तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इस मुकाबले में ऐसा नहीं है कि कोई एक बैट्समैन मतलब बहुत लंबा चौड़ा परफॉर्मेंस करेगा। फाइनल के मैच में मतलब जो परफॉर्मेंस आता है वो वैसा ही बैट्समैन से आता है जो कि बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हों। तो यहाँ पर मैंने अक्षर पटेल को तो कैप्टन इसलिए किया है क्योंकि ये गेंदबाजी भी करेंगे और बैटिंग से भी ठीक फॉर्म में है। बाकी मैंने वाइस कैप्टन विराट कोहली को किया है। अगर आप लोग अक्षर पटेल की जगह पर चाहें तो केन विलियमसन को भी कैप्टन कर सकते हैं, या तो फिर विराट कोहली को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा हूं अपनी स्मॉल लीग की टीम में, इसलिए मैंने अक्षर पटेल को कैप्टन किया है। बाकी मैं शुभमन गिल को रख रहा हूँ, केन विलियमसन, रोहित शर्मा और रचिन रविंद्रा। विकेट कीपर से हमारे टॉम लेथम ही रहेंगे। केएल राहुल को मैं सोच रहा था रखने के लिए, लेकिन इस मुकाबले में टॉम लेथम ज्यादा बेहतर रोल निभाएंगे अपनी टीम के लिए, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मैंने 5 बैट्समैन को रखा है, 1 विकेट कीपर। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं फिर से बोल रहा हूं कि टॉस के हिसाब से आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, और कैप्टन के पास आपके पास 3-4 ऑप्शन है। आप लोग रचिन रविंद्रा को कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से रिस्की रहेंगे। विराट कोहली और केन विलियमसन तो मैक्सिमम लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। मैं देख रहा हूं कि अक्षर पटेल को बहुत ही कम लोगों ने किया है, लेकिन परफॉर्मेंस इनका बहुत ही तगड़ा रहने वाला है इस मैच में। बाकी मैंने वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी और मैट हेनरी को रखा है, और हार्दिक पांड्या। तो पूरी मैंने जो टीम है इंडिया को सपोर्ट करते हुए की है। विकेट कीपर और बैट्समैन मिलाकर मैंने 3 लिया है दोस्तों, बैट्समैन को न्यूजीलैंड की तरफ से और 1 बॉलर। बाकी मैंने यहाँ पर बाकी देखा जाए तो 7 खिलाड़ी इंडिया की तरफ से रखा है। तो ये हो गई हमारी पहली टीम जो कि पूरी इंडिया को सपोर्ट करते हुए रहेगी। अब दूसरी टीम की बात कर ले तो दूसरी टीम में मैंने रोहित शर्मा के ऊपर रिस्क लिया है, क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ये जो 3 खिलाड़ी हैं इनका ये आखिरी ओडीआई हो सकता है, इसके बाद हो सके रिटायरमेंट भी ले ले। तो दोस्तों मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को आखिरी बार ओडीआई में कैप्टन जरूर करना चाहिए भरोसा करते हुए। तो मैं इनको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन किया है। बाकी मैंने वाइस कैप्टन केन विलियमसन को किया हूं, श्रेयस अय्यर को मैंने रखा है शुभमन गिल की जगह पर, बाकी विराट कोहली, और यहाँ पर मैंने रचिन रविंद्रा को नहीं रखा है। बाकी मैं अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और ग्लेन फिलिप्स को रख रहा हूँ। विकेट कीपर से हमारे टॉम लेथम ही रहेंगे, मैट हेनरी, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव की जगह पर मैंने यहाँ पर मोहम्मद शमी को रखा था। बाकी मैंने रचिन रविंद्रा की जगह पर ग्लेन फिलिप्स को रखा है। तो ये भी जो मेरी टीम है ये भी पूरी इंडिया को सपोर्ट करते हुए है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि इंडिया जीते और जीतेगी भी दोस्तों, इसलिए मैंने इंडिया को सपोर्ट करते हुए टीम बनाई है। और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।